मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असेंबली, मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असेंबली हैदराबाद, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मोहतरम जनाब जसीम उल हक साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा राय साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने चंद मिनट में अपनी अहम गुफ्तगू करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप बीच में नारे मत लगाइए, बड़े इत्मीनान के साथ मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसको सुनिए, ताकि वापिस जाए यहाँ से आप लेकर जाए। और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमारा पैगाम सुनने के बाद आप अपने आप में एक तब्दीली को पैदा करिए, अपने घर वालों को समझाइए, अपने पूरे गांव और अपने पड़ोसियों को साथ लेकर आप महुआ विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए आप तमाम को कोशिश करना है। और मुझे यकीन है कि आज जो इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपका नया विधायक बनकर बिहार की विधानसभा में जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, MIM पार्टी क्या कहती है, मजलिस कहती है कि हम भारत की राजनीति में बराबरी चाहते हैं, हमको बराबरी मिले, हमको समानता का हक मिले। हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की दफा 14 बराबरी की, मसावात की, समानता की बात करती है। मजलिस उसको हासिल करना चाहती है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत से इंसाफ नहीं होगा, जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत उनको अपना सियासी हक नहीं मिलेगा, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई मजलिस की इंसाफ की लड़ाई है। हम नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस्तेसाल को ख़त्म करना चाहते हैं, हम नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों के तालीम का इंतज़ाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उनके लिए कॉलेजेस का क़याम में लाया जाए। और हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो सियासत कर रहे हैं वो नफरत की सियासत है, वो अक़लियतों को दबाने की सियासत कर रहे हैं, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे मजहबी मुकामात को एक वफ़ के काले कानून के ज़रिए से हमको उससे महरूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके सामने है कि एक इंडिया अलायंस है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी राजद है। राजद के सामने अख्तर उल ईमान साहब ने
उनको खत लिखकर वाज़े तौर पर तेजस्वी यादव को बता दिया कि हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते ये हैं कि यहाँ पर दोबारा नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत ना बने, तो आइए आप और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेजस्वी यादव को लिख कर दिया कि हम सिर्फ 6 सीट चाहते हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव में। 5 तो हमारे जीत कर आए थे, हमने 6 का मुतालबा किया। मगर आप देखिए, अख्तरुल ईमान ने लिखकर ये भी दिया कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो हम अपने आप को मंत्री का ओहदा मत दीजिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार में अक़लियतों से, दलितों से, मजलूमों से, पिछड़ों से इंसाफ हो सके और बिहार में आरएसएस के एजेंडे को नाकाम बनाया जाए। अब आप खुद देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। फैसला आपको करना है कि क्या ओवैसी बीजेपी को रोकना चाहता है या फिर तेजस्वी बीजेपी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला इस विधानसभा की जनता को करना है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि अभी हमने सुना कि यहाँ पर 5 सितंबर के दिन मिलादुन नबी के मौके पर जनाब नसीर शाह साहब को राजा पाकर थाने की पुलिस बेवजह उठाकर ले गई, मारपीट की गई और 3 दिन के बाद नसीर शाह की लाश थाने से आ गई। हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, जनाब कुशवाहा साहब से, अगर मरने वाले का नाम नसीर शाह नहीं होता, कुछ और होता, तो अब तक पूरे थाने का थानेदार से लेकर कांस्टेबल तक सब बरतरफ हो जाते। मगर मोहैया की आवाम, आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ नसीर शाह की मौत नहीं है, ये मौत आपको पैगाम दे रही है कि बिहार में, बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत की जान की कोई कीमत नहीं है। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले का नाम नसीर शाह था। इसीलिए हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ये क्यों दोहरा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे इंसान है नसीर शाह, वो उसकी औलाद, उसकी बीवी बेवा हो गई जो आज हमारे सामने आई थी। जब मालूम हुआ तो अख्तरुल ईमान गए। तो आपकी जान की कीमत आपको अपने ओट से दिखाना पड़ेगा। आपको अपनी जान की कीमत अपने ओट से दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो एक नसीर शाह आज मरा, नहीं मालूम कितने नसीर शाह मुस्तकबिल में मर जाएंगे जालिमों के जुल्म का शिकार होकर। और हम बताना चाह रहे हैं कि पुलिस ले जाकर नसीर शाह को 3 दिन पुलिस स्टेशन में रखकर मारती है। आप बहादुर नहीं हैं, आप हिजड़े हैं, मुकन्निस हैं। कैसा आपने गरीब को उठाकर, कैसा आपने गरीब को अपने कस्टडी में रखकर उसकी मौत हो गई। अरे आपको चाहिए था, यहाँ के डीजी साहब को चाहिए था, नीतीश कुमार को चाहिए था कि उनको सस्पेंड करते, उनके खिलाफ एक्शन देते। अरे मिनिमम एसडीएम की इंक्वायरी ऑर्डर करते। मगर नसीर शाह मर गया। कौन जिम्मेदार है किसको पता नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं पुलिस वालों को जो नसीर शाह को गिरफ्तार करके लेकर गए। आप इंसाफ नहीं करें, कोई बात नहीं, अल्लाह और जमीन व आसमान का खालिक कुदरत इंसाफ करेगी। आप ये कभी खामोश नहीं बैठा जा सकता इस बात पर कि गरीब को ले जाकर थाने में रख दिया गया और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहरहाल आपको अपने वोट के जरिए से बताना पड़ेगा कि आपके जान की कीमत कितनी है।
आप अगर नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह की मौत को मौत मानते हैं, आप मानते हैं कि नसीर शाह को मारकर पीटकर उसको खत्म कर दिया गया, तो फिर आपको भारत की लोकशाही में संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब अपना वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए नसीर शाह की बेवा आपके सामने थी, वो इंसाफ के लिए पुकार रही है। क्या तुम नसीर शाह के अफराद खानदान से इंसाफ करोगे? करोगे? कैसे करोगे? वोट डालकर करोगे या सिर्फ नारा लगाकर इंसाफ करोगे? वोट डालोगे पतंग छाप पर, वोट डालकर इंसाफ करोगे? याद रखो, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। दूसरी बात सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, दूसरी बात यह है कि इस विधानसभा में अनुमंडल अस्पताल है, राजद का विधायक है, अस्पताल में डॉक्टर है, दवाखाना सिर्फ दिखाने के लिए है, दवाखाने में कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो दवाखाने में अगर डॉक्टर नहीं है तो आपको मतदान के दिन आपको डॉक्टर बनकर एक नाकाम विधायक का इलाज करना है। कैसे करेंगे? किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? क्या यहां का नौजवान बेरोजगार है? यहां का नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार और गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका। तो आपका काम यह है कि मतदान के दिन आप किसको बेरोजगार बनाएंगे? किसको बेरोजगार बनाएंगे? और रोजगार किसके लिए हासिल करेंगे? आप अपने लिए हासिल करेंगे। क्या यहां का नौजवान इस विधानसभा को छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है नौकरी की तलाश में? और यहां का विधायक क्या करता है? तुम्हारा वोट लिया और पटना जाकर बैठ गया। यहां का नौजवान अपनी मुफलिसी और लाचारी और गुर्बत को दूर करने के लिए मुल्क के कोने कोने में चला जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार है, आवास योजना बगैर पैसे की मिलती है, पेंशन मिलता है बगैर पैसे के, तो भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? रिश्वत का खात्मा कैसे करेंगे? जोर से बोलो। भ्रष्टाचार का खात्मा वोट से करेंगे, पतंग छाप पर बटन दबा के रिश्वत का खात्मा करेंगे? करेंगे? यहां पर रिश्वत आम हो चुकी, रिश्वत पैसे लिए जा रहे हैं ना सरकार की तरफ से। तो मोदी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब, बिहार की जनता, हमने 5 साल आपको बहुत लूटा, अब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डालते हैं। समझा आपने? 5 साल खून चूस लिया, अब चुनाव आया तो ले 10,000। अरे 10,000 से क्या होगा मोदी जी, नीतीश कुमार जी? आपने 5 साल, एक साल में 365 दिन, 365 दिन अगर गरीब म्यूटेशन के लिए 3,000 देता है, रजिस्ट्री के लिए 1,500 देता है, आवास योजना के लिए 3,000, यहां विधानसभा में एक दिन की रिश्वत कम से कम 15 से 20 लाख होगी, एक दिन की। और आज आपको आंखों पे पर्दा डालकर बोल रहे मैंने 10,000 दिया, 10,000। यानी ये इतना खा चुके हैं। अब चुनाव आ गया तो आपका भी काम ये है, 10,000 दिए तो लेना, मगर वोट किसको देना?
वोट किसको देंगे? वोट पतंग छाप को देंगे ना। हाँ, अभी ये जो झगड़ा चल रहा है, बहुत झगड़ा चल रहा है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन किस पार्टी से आएगा कैसा आएगा, उसकी फिक्र मत करिए। आप पतंग छाप के बटन को देखकर वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप ये समझिए कि ओवैसी आकर खड़ा है, आपसे कह रहा है वोट डालने के लिए। और हमसे दुश्मनी क्यों है? हमसे दुश्मनी इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि तुम नेता बनो, ये नहीं चाहते कि तुम लीडर बनो, ये नहीं चाहते कि तुम अपने मुकद्दर के फैसले करो, ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आंख में आंख डालकर उनको देखकर कहो कि मैं गुलामी नहीं चाहता, मैं अपना हक चाहता हूं। हम बराबरी चाहते हैं। ये चाहते क्या है कि हमको झुका कर रखें, हमको कमजोर करके रखें और हमारा हाल ऐसा करके रख दें कि हम कभी ना उठे। याद रखो, कल तक बिहार की राजनीति में कोई विकल्प नहीं था। मोदी था, नीतीश था, तो दूसरी तरफ राजद और उनकी पार्टियां थी। ये दोनों ये समझ रहे थे अगर इनसे नाराज हुए तो उनके पास चले जाएंगे। अब मजलिस तीसरी ताकत बनकर उभरी है। अब इन दोनों को परेशानी है। मोदी परेशान, नीतीश कुमार परेशान, राजद परेशान। ये अब कैसा होगा? ये अब ऐसा होगा कि अब गरीबों का इस्तेसाल खत्म होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। नेता बनेंगे, आप नेता बनेंगे या सिर्फ वोट डालकर घर में सो जाएंगे? तुम नेता बनना चाहते हो? तुम विधायक बनना चाहते हो? तुम सांसद बनना चाहोगे? तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? तुम देश के प्रधानमंत्री बनना चाहोगे? जोर से बोलो, बनोगे? जोर से बोलो, बनोगे? अपने ख्वाबों को पूरा करो। मजलिस तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। और याद रखो इस बात को, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते तो तुम भी बनोगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई विधायक वो बन सकता है तो तुम भी विधायक बनोगे। तुम में इतनी काबिलियत है, तुम में इतनी ताकत है। शर्त सिर्फ ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। इत्तेहाद एक ताकत है, याद रखो। इंतशार एक मौत है। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। और जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में तुम आसमान बनकर रहो। मेरे नौजवानों, आज बिहार में करीब 60% आबादी बिहार में 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। ये लड़ाई तुम्हारी ओवैसी और अख्तर ईमान लड़ रहे नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम अपने बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो इन अपनी औलाद की तरफ, अपने महल्ले के नौजवानों के चेहरों को देखो, इनके हाल को देखो, इनकी बेरोजगारी को देखो, तुम्हारे घर की गुर्बत को देखो, तुम्हारे उन बच्चियों के ख्वाबों को कौन पूरा करेगा जो पढ़ना चाहती है, तुम्हारे उन नौजवानों को जो तुम्हारा घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाते हैं। मेरे भाई, ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है और हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। अरे जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसके ख्वाब नहीं वो इंसान नहीं हो सकता। तो अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 70 साल हमने सबको आजमा लिया मगर किसी ने
हमारे ख्वाबों को पूरा नहीं किया। अरे हद तो ये हो गई कि एक नसीर शाह मर गया तो आज चुनाव आया तो तुम आकर मुझे गाली दोगे, मगर नसीर शाह की बेवा से मिलने कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? जाकर मिलना था, हिम्मत दिलाना था। अख्तरुल ईमान किशनगंज से निकलकर यहां तक आया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? वोट डालेंगे, वोट डलवाएंगे, अपने माँ बाप को राजी करवाएंगे, खुद वोट डालेंगे, या फिर कोई आके तुम्हारे कान में बोल ऐसा बोलेगा, अरे नहीं नहीं बी टीम। मोदी जी आके बोलेंगे, भाजपा आके बोलेगी, अरे ओवैसी राष्ट्रवाद की बात नहीं करता तो क्या करोगे? मेरे भाई याद रखो, इन्हीं बातों को हम सुन सुनकर थक जाती हैं, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं होते हैं। हम किसी की टीम नहीं, हम जनता की टीम थे और हमेशा रहेंगे। बीजेपी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का, ना हमको ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सेक्युलर हैं। अरे हम सेक्युलर थे, है और रहेंगे। उनको बताना पड़ेगा जो बार बार बोलते MY समीकरण, MY समीकरण। अरे बताओ ये MY में क्या फायदा हुआ? तुम मुख्यमंत्री बन गए, 15 साल तुम्हारे पास इख्तिदार रहा, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आज आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, नाइंसाफी का खात्मा करिए, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करिए और यही आपकी कामयाबी होगी। नौजवानों, जब तुम यहां से उठकर जाओगे, ये पैगाम लेकर जाओ कि आने वाला कल तुम्हारा है, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है और हम एक ताकतवर बिहार को देखना चाहते हैं जहां पर सब लोगों से इंसाफ होगा। समानता की बात सिर्फ लफ्जी जुमला नहीं होगी बल्कि उस पर अमल होगा। बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। और ये बीजेपी आकर बार बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मोदी ने कहा कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकती। अब बताओ मोदी जी, आप तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच दुबई में खेलते हैं और कोलंबो में खेलते हैं। ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान से जब सब बंद है तो खेल भी बंद होना चाहिए। वो आतंकवाद पाकिस्तान से आकर पहलगाम में हमारे भारत के 26 लोगों को गोली मार दिए, इसलिए कि वो हिंदू थे, उनके सर पर गोली मारी। बताओ मोदी, बताओ नीतीश कुमार, ये देशभक्ति है कि जिस देश से आतंकवाद आते हैं आप उनसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, उनसे क्रिकेट मैच खेलते हैं। आज ड्रामा करते हैं मोदी जी, 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। अरे मोदी जी, सिंदूर का ऑपरेशन हमारी बहादुर फौज ने किया, उनको सलाम करते हैं। ये मामूली क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? किसके लिए खेला जा रहा है? किसके लिए खेला जा रहा है? ये देशभक्ति होती है, ये देशभक्ति होती है। नहीं नहीं, ये बाइलैटरल, मल्टीलैटरल, अरे भाड़ में जाए बाइलैटरल, मल्टीलैटरल। अच्छा, ये मोदी जी 7,000 रुपये दिए। अरे जो सैलाब आता है,
जमीन कटती है, कुछ इंतजाम किया नहीं। और मोदी जी बोलते यहां पर घुसपैठी घुस गए हैं। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं, बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता नहीं। इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, उसमें कोई घुसपैठी नहीं है। मोदी कहां चले गए? तो मालूम हुआ हमको बदनाम करने के लिए बात कही जाती है। बहरहाल इंशाअल्लाह चुनाव के दौरान में एक मर्तबा मैं फिर इस विधानसभा में आऊंगा और आपसे फिर से अपील करूंगा कि अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर आए, आपने इस जलसे को कामयाब किया। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। सलाम अलैकुम।